वेलकम टू माय चैनल CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, जो CIB का जो एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल का, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट से, तो उसे आज हम लोग इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रहता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या हमें छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा कि द डिफरेंस बिटवीन रेट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। तो देखिए, जो बाइंग रेट होता है उसे बिड रेट कहते हैं, और जो सेलिंग रेट होता है उसे हम लोग ऑफर रेट कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इस रेट को क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सरप्लस, ऑप्शन बी है प्रॉफिट, ऑप्शन सी है गेन, और ऑप्शन डी है स्प्रेड। तो आइए इसे समझते हैं। इसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि बिड रेट क्या होता है, ऑफर रेट क्या होता है, और फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बिड रेट को समझते हैं। बिड रेट क्या होता है? बिड रेट को हम लोग बाइंग रेट भी कहते हैं। ये वो रेट होता है जिसपे बैंक जो है कि डॉलर को खरीदती है। सिंपल सी भाषा में, बैंक इज़ विलिंग टू बाई डॉलर। और इसका अपोजिट होता है ऑफर रेट। ऑफर रेट में क्या होता है कि जिस रेट पे बैंक जो है डॉलर को बेचती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिड रेट और ऑफर रेट में। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि बिड रेट और ऑफर रेट का जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो टर्म है वो है स्प्रेड। जो डिफरेंस होता है इन दोनों रेट के बीच में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्प्रेड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बिड रेट और ऑफर रेट के बीच के डिफरेंस को हम लोग स्प्रेड करते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कॉमर्शियल पेपर से क्वेश्चन पूछा गया था। कॉमर्शियल पेपर के बारे में पूछा गया था कि कॉमर्शियल पेपर कैन बी इशूड। ऑप्शन ए है हमारा एज अ स्टैंड अलोन फैसिलिटी, ऑप्शन बी है अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल इंटाइटलमेंट, ऑप्शन सी है एज अ स्टैंड अलोन फैसिलिटी विद अ स्टैंड बाई असिस्टेंट, या क्रेडिट बैकस्टॉप फैसिलिटी फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ऑप्शन डी है आइदर ए और सी। तो दोस्तों, आइए इसको समझने से पहले कॉमर्शियल पेपर को एक बार समझते हैं। तो देखिए, कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड आपको एक पॉइंट समझना है कि जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं हमारे, वो एक तरह के स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कि वो CP को इशू भी कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, वो क्रेडिट को इन्हांस कर सकते हैं। कैसे? स्टैंड बाई असिस्टेंट से या क्रेडिट बैक स्टॉप फैसिलिटी से। ये उनके पास एक टूल है। किनके पास? बैंक के पास, जिसके थ्रू वो लोग कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है, किस तरह इशू किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि कमर्शियल पेपर को स्टैंड अलोन प्रोडक्ट की तरह माना जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये जो कह रहा है एट स्टैंड अलोन फैसिलिटी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी यही कह रहा है एज अ स्टैंड अलोन फैसिलिटी विद स्टैंड बाई असिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो स्टैंड बाई असिस्टेंट या क्रेडिट बैकस्टॉप फैसिलिटी पे भी इसे ऑफर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर सी भी है। तो जरा ऑप्शन डी को देखिए, इसमें क्या कर रहा है? आइदर ए और सी। तो ये मतलब कि ए भी सही है और सी भी सही है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, या आइदर ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट कैरी मोर क्रेडिट रिस्क। दोस्तों, क्रेडिट रिस्क के बारे में मेरा एक पूरा लेसन ही है। जिन लोगों को वो लेसन नहीं देखे हैं अभी तक क्रेडिट रिस्क के बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके क्रेडिट रिस्क का लेसन एक बार अवश्य देख लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन फिर से आसानी से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा क्रेडिट रिस्क होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है हमारा इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी है हमारा इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियल पेपर विद A1 रेटिंग, ऑप्शन सी है इन्वेस्टमेंट इन BBB रेटेड 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव कैरी इक्वल क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों, आप लोग ट्रेजरी बिल के बारे में जानते होंगे। ट्रेजरी बिल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफर करती है, और आप लोग जानते हैं कि ये एक तरह का गवर्नमेंट को जो पैसा जब चाहिए होता है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, और ये डिस्काउंट पे ऑफर किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो इसमें जो है रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी है। जहाँ तक बात है कॉमर्शियल पेपर की, तो आप लोग जानते होंगे कि कॉमर्शियल पेपर कोई भी हमारे कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन इशू करती है। तो हाँ, कॉमर्शियल पेपर में कुछ रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होती है। और क्रेडिट रिस्क तो आप लोग जानते ही होंगे कि यदि कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर दे, जो जो लोन ली है वो रिपे नहीं करे, तो उस केस में हमारा क्रेडिट रिस्क होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ तक बात है कॉमर्शियल पेपर की, तो
उसमें भी उस हद तक। और यहाँ पे देखिए A1 रेटिंग की कंपनी है, तो A1 रेटिंग की कंपनी में उतना ज़्यादा रिस्क, क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन सी है, इन्वेस्टमेंट इन ट्रिपल बी रेटेड 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड, आइए इसे समझते हैं। देखिए कुछ जंक बॉन्ड होते हैं। जंक बॉन्ड क्या होते हैं? जिनका रेट जो है ट्रिपल बी हो या ट्रिपल बी से कम हो। उस केस में क्या होता है कि जो इंटायर प्रिंसिपल, जो आपने जो प्रिंसिपल है उसका लूज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे इस ऑप्शन सी में देखिए ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड के बारे में कहा गया है। तो ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ जंक बॉन्ड एंड इट रिस्क ऑफ लूजिंग द इंटायर प्रिंसिपल इज टू ग्रेट। सो इसी कारण से जो हमारा क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा जो इन चारों ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी तो कह रहा है कि सभी में इक्वल क्रेडिट रिस्क है, ऐसा तो है नहीं। ट्रेजरी बिल में बहुत कम क्रेडिट रिस्क होता है, और कॉमर्शियल पेपर A1 रेटिंग का उसमें और भी कम होता है। लेकिन जो हमारा ट्रिपल बी रेटेड 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन ट्रिपल बी रेटेड 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसल 2 का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो 3 पिलर पे रेस्ट होता है। तो पूछा गया कि उसका सेकंड पिलर क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बेसल का जो रिकॉर्ड था, 3 रिकॉर्ड था बेसिकली। तो उसमें से जो दूसरा रिकॉर्ड है उसके बारे में पूछा गया है। उसका 3 पिलर था। आइए देखते हैं कौन कौन से पिलर थे उसमें। पहला पिलर था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा पिलर था सुपरवाइजरी रिव्यू, और तीसरा पिलर था हमारा मार्केट डिसिप्लिन। तो दोस्तों ये 3 पिलर है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन डिस्क्लोजर। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि सेकंड पिलर कौन सा है। तो सेकंड पिलर आप यहाँ देखिए, सुपरवाइजरी रिव्यू से हमारा सेकंड पिलर है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेसल 2 जो है वो जिस 3 पिलर पे रेस्ट करता है उनमें से सेकंड पिलर है वो है हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि बेसल 2 के अकॉर्डिंग रिस्क वेट एसेट जो ऑपरेशनल रिस्क का होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों रिस्क वेट एसेट किसके लिए पूछा गया है? ऑपरेशनल रिस्क के बारे में पूछा गया है, वो कितना होता है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। और ये देखिए आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है CER का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, वो क्या होता है। हम लोग डिनोमिनेटर में कैपिटल को पुट करते हैं और डिनोमिनेटर में रिस्क वेट एसेट को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है कि रिस्क वेट एसेट क्या का फॉर्मूला पूछा गया है। चारों ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 9 से गुना किया गया है, यहाँ 12.5 से गुना किया गया है, यहाँ 8.33 से गुना किया गया है, यहाँ 8 से गुना किया गया है। दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन की है अपने BFM के मॉड्यूल B में, जिसका एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग जाकर वहाँ कृपया करके, जो लोग नहीं देखे हैं वो देखे जाके, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तो मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अभी मैं यदि पूरा समझाने लगूँ तो पूरा का पूरा एक लेसन है, उस पर 15-16 मिनट का एक लेसन है। तो आप लोग उससे जाकर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्यों लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आइए देखते हैं हम लोग। देखिए जो टोटल रिस्क वेट एसेट होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। वो डिटरमाइन करते हैं हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 से। देखिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क का। तो ऑपरेशनल रिस्क के केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट को यदि हम लोग 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिस्क वेट एसेट फॉर ऑपरेशनल रिस्क। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को जरा देखिए। ऑप्शन नंबर बी में यही कहा गया है कि जो ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल है उसे हम लोग 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें रिस्क वेट एसेट मिलेगा ऑपरेशनल रिस्क का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क इंटू 12.5। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बेसल 2 के रिगार्डिंग ही पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि बेसल 2 के अकॉर्डिंग जो हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो होता है उसे कितना रिस्क वेट दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जितने भी तरह के अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो होते हैं सभी में अलग अलग रिस्क वेट दिया गया है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया कि हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को कितना रिस्क दिया गया है। ऑप्शन को जरा देखिए, 100%, 75%, 35% और 150%। तो दोस्तों ये तो एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे कि जो हमारे हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो हैं उन्हें 35% रिस्क वेट दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू बेसिल 2 अकॉर्ड it prescribes that housing loan portfolio be given risk weight of 35%. So this we should keep in our mind. Okay. अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें पूछा गया है कि सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच है हमारा, ठीक है। सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच क्या कहता है कि जो कॉर्पोरेट को जो रिस्क वेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच को हम लोग SSA कहते हैं शॉर्ट में। SSA के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट को कितना रिस्क वेट प्रिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन को देखिए, 150%, 100%, 50%, 20%।
तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच को समझते हैं। देखिए क्या है ये, बैंक को या नेशनल सुपरवाइजर को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, कमिटी ने डेवलप किया सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्यों किया गया, ये सिंपलेस्ट ऑप्शन है रिस्क वेट एसेट को कैलकुलेट करने का। यानी कि सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्क वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि रिस्क वेट जो कॉरपोरेट का है, जो रिस्क वेट कॉरपोरेट को असाइन किया गया है वो कितना है, वो फ्लैट 100% है, ठीक है। तो कॉरपोरेट को जो रिस्क वेट असाइन किया गया है वो कितना असाइन किया गया है, 100% असाइन किया गया है। यही तो क्वेश्चन था हमारा, यही देखिए पूछा है कि सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अकॉर्डिंग कॉरपोरेट को कितना रिस्क वेट असाइन किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। 100% रिस्क वेट असाइन किया गया है किसी भी कॉरपोरेट को एज पर सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जो है एक मेथड है कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करने का। आखिर इससे हम लोग किस तरह के रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब डिटेल में मैंने अच्छे समझाया है अपने BFM के मॉड्यूल बी में। तो फ्रेंड्स जो लोग नहीं देखें वो कृपया करके वो लेसन को जाके देखें। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है, वहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है BFM का मॉड्यूल बी का, उसे एक बार देखें और सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जो मेथड है हमारा क्या, तो इसके थ्रू हम लोग किस रिस्क का कैपिटल चार्ज को कंप्यूट करते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो बेसिकली बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से जो है हम लोग ऑपरेशनल रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क के कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क। तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिए प्रीवियस ईयर के और आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, आप लोगों को समझाया, उससे रिलेटेड जो भी रिलेटेड जानकारी थी। तो कैसा लगा आपको ये लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, ताकि और भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।